बिहार छात्र संसद नाम की शुरुआत 2015 में मैंने की थी। बिहार छात्र संसद अपने एक दशक को पूरा कर रहा है। बिहार छात्र संसद है क्या? अगर कोई भी स्टूडेंट बिहार छात्र संसद से हेल्प लेना चाहता है तो वो किस तरीके का हेल्प आपसे ले सकता है? क्योंकि बिहार का यूथ अगर पढ़ाई कर रहा है तो नौकरी भी उतनी इम्पोर्टेंट है उन युवाओं के लिए। सबसे बड़ा जो मेन कंट्रोवर्शियल मुद्दा चलता है वो जातिवाद को लेके। तो आपकी टीम उन युवाओं को कैसे रोजगार के क्षेत्र में या किसी भी स्टार्टअप के प्लेटफॉर्म में किस तरीके से सहायता प्रदान कर सकती है? आने वाला जो भविष्य उसमें आप रोजगार के दृष्टिकोण से आप क्या बेहतर करना चाह रहे हैं? केवी की जो प्रोफेसर है, वहाँ की जो टीचर थी, उन्होंने बिहार के बारे में काफी कुछ अपशब्द बोले थे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत सारा कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग विषयों को छूते हैं जो युवाओं के लिए काफी जरूरत वाला है। आप रिसेंटली में कोई समिट करवा रहे, तो आपका ये उद्देश्य क्या है और आने वाले समिट में लोगों को क्यों आना चाहिए? आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो मुख्यमंत्री बन के क्या करना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार टॉक्स विद शुभम के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का भी यह पॉडकास्ट अभी तक के पॉडकास्ट में कुछ खास होने वाला है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे आज के गेस्ट, जो हजारों और लाखों युवा के लिए एक प्रेरणा है, जो युवा अपने जीवन में कुछ बेहतर और खास करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज अंकित जी की, जो बिहार छात्र संसद के फाउंडर हैं और ये लाखों युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे वह अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इनसे रूबरू होते हैं और इन पे खास बातें करते हैं। तो अंकित जी, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू शुभम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम सर। सबसे पहले इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आखिर ये अंकित है कौन? ये अंकित एक बिहार का बेटा है जिसकी पढ़ाई बिहार में 12th तक हुई और अक्सर बिहार के बच्चे 10th और 12th करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाना हो, IITIIMS के लिए जाना हो, वहाँ तक तो फिर भी बात सही लगती है। लेकिन जब एक प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग करनी हो, प्राइवेट कॉलेज से BBA करनी हो, BCA करनी हो, MBA करनी हो, उसके लिए भी उसे बाहर जाना पड़ता है। तो अंकित कुमार भी इंजीनियरिंग के लिए बिहार से फिर बाहर निकल गया और फिर हमारा सफ़र मुजफ्फरपुर से शुरू होकर पुणे में इंजीनियरिंग के बाद फिर वापस मैं जॉब में भी आ गया हूँ। अभी जॉब कर रहा हूँ गुड़गांव में इंडिगो एयरलाइंस के साथ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और साथ में एक बिहार छात्र संसद नाम की शुरुआत 2015 में मैंने की थी। जब मैं पुणे में इंजीनियरिंग का छात्र था तो मुझे लगा कि बिहार के अंदर एक ऐसा मंच बनना चाहिए जिस मंच पे युवा आकर अपने सवालों के जवाब जान सके और जवाब देने वाले जो लोग हों वो भी ऑथेंटिक हों। और जब इस मंच की शुरुआत 2015 में हुई तो युवाओं को का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। बिहार छात्र संसद के प्रति लोगों का एक उम्मीद था और आज बिहार छात्र संसद अपने एक दशक को पूरा कर रहा है और आज लाखों युवा इस अभियान से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं इस अभियान से जुड़ने के कारण उन युवाओं को बहुत तरीके से हम फ़ायदे भी पहुंचा रहे हैं, जो आपको अलग अलग समय पे पता भी चलता है। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से आप बताएं कि बिहार छात्र संसद के आप फाउंडर रहे हैं, आप उनका निर्माण किए हैं, तो बिहार छात्र संसद है क्या? बिहार छात्र संसद एक अराजनैतिक मंच है। अगर हम देखेंगे तो युवाओं के लिए कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे बिहार के अंदर नहीं है जहाँ पे वो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को सीखने के लिए आगे आ पाएँ। तो बिहार छात्र संसद उनको मौका देती है कि आप कल्चरल लीडर, सोशल लीडर, पॉलिटिकल लीडर, कॉर्पोरेट लीडर बनकर तैयार हों। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग, हजारों बिहार के लाइक माइंडेड लोग जुड़े हुए हैं जो अपने अपने फील्ड में लीडरशिप पोजीशन पे हैं। वो युवाओं को गाइड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं और उस नेटवर्क के माध्यम से हम युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बताया कि अब बिहार, आपका जो प्लेटफॉर्म है बिहार में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। अगर कोई भी स्टूडेंट बिहार छात्र संसद से हेल्प लेना चाहता है तो वो किस तरीके का हेल्प आपसे ले सकता है? देखिए, हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग जिलों में व्हाट्सएप ग्रुप हैं। यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी वाइज भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं। बाहर की यूनिवर्सिटी में भी जो बिहार के छात्र हैं, पुणे के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो इन सब के अंदर हमारे बहुत सारे छात्र हैं जो
व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हैं। और जब एक छात्र पढ़ाई कर रहा होता है तो उसके पास जो मुख्यतः पढ़ाई के समय जो समस्याएं आती हैं वो इंटर्नशिप की आती हैं, प्लेसमेंट्स की आती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे भी बिहार छात्र संसद पैरेलली काम करती है। हम अपने नेटवर्क के हेल्प से उन्हें इंटर्नशिप में हेल्प करते हैं, उन्हें प्लेसमेंट में गाइड करते हैं। हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट में 8 साल, 10 साल, 15 साल से काम कर रहे हैं, वो उन्हें तैयार भी करते हैं कि आप प्लेसमेंट्स के लिए कैसे, क्योंकि बिहार का यूथ अगर पढ़ाई कर रहा है तो नौकरी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है उन युवाओं के लिए। और एक ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते जब हमारे पास बहुत सारे युवाओं एक उम्मीद से देखते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। राजनीतिक प्लेटफॉर्म तो है, हम राजनीति की भी बात करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप की भी बात करते हैं और इस बात की वकालत भी करते हैं कि पढ़े लिखे युवाओं को भी राजनीति में आना चाहिए, उन्हें शर्माना नहीं चाहिए। और उसका उदाहरण है कि अभी पिछले 5-6 सालों में बिहार के अंदर सामाजिक, राजनीतिक बहुत तरह के प्रयोग हो रहे हैं और जिसमें पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से अंकित जी आपने बताया कि आपका जो प्लेटफॉर्म एक तरीके से कहीं ना कहीं एक तौर पे देखा जाए तो कहीं एक राजनीतिक मंच की तरह है। आप बिहार के निवासी, आप बिहार में रहते हैं और बिहार से आपका जन्म स्थान रहा है, तो बिहार में जिस तरीके से राजनीति को देखा जाता है और बिहार में ही नहीं पूरे भारत देश में जिस तरीके से युवाओं को कहा जाता है कि राजनीति से दूर रहो, राजनीति से दूर रहो, उस सिचुएशन में आपने इस प्लेटफॉर्म पे आने का कैसे सोचा है? देखिए, राजनीति को हम गंदी चीज बताते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं उन्हें बताना कि सभी राजनेता गंदे नहीं होते हैं। तो हमें वहां से सीखनी होगी। दूसरी बात है कि अगर कहीं पे गंदगी है तो उसको सफाई करने की भी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, इस समाज की है। तो जब इस समाज से अच्छे लोग निकल कर आएंगे, जब इस समाज को हम जागरूक करेंगे, बिहार छात्र संसद बेसिकली अवेयरनेस की भी तो काम कर रही है, युवाओं को जागरूक कर रही है। वोट देना आपका एक मकसद हो सकता है, लेकिन वोट देने के बाद भी आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सोसाइटी के अंदर होती है। और इसीलिए कैंपस टू कम्युनिटी, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, कैंपस के अंदर है, तो समाज के प्रति हमारी क्या दायित्व है, ये भी हमारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को अपने करिकुलम में ऐड करने चाहिए ताकि वो एक बेहतर समाज के निर्माण में अपने युवाओं को तैयार कर पाए। हाँ बिल्कुल। और जब राजनीति की बात आती है तो बिहार में सबसे बड़ा जो मेन कंट्रोवर्शियल मुद्दा चलता है वो जातिवाद को लेके। तो आप एक युवा भी हैं और एक अच्छे प्लेटफॉर्म का आपने निर्माण भी किया है जिससे आप युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इस सिचुएशन में जातिवाद के तौर पे जो आप बिहार में क्या देखते हैं और उसमें क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है कि बिहार छात्र संसद एक ऐसा युवा मंच है बिहार का, और ये सबसे बड़ा युवा अराजनीतिक मंच है जहाँ पे युवा हर जाति और हर धर्म के जुड़े हुए हैं। और जब उनसे मेरी 1-to-1 बातचीत भी होती है तो काफ़ी अलग एक उनकी सोच मुझे लगती है। जो सोच मीडिया दिखलाती है जातिवाद की, वो सोच बहुत अलग है, लेकिन हमारे साथ जो युवा जुड़े हुए हैं दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट यूथ ऑफ बिहार। और मुझे उम्मीद है कि वैसे युवाओं के ऊपर जब जिम्मेदारी आएगी तो ये जाति का बंधन, ये धर्म का बंधन और भी मिथिला, मगध, ऐसे क्षेत्रवाद का बंधन, तो इन सारी चीजों से ऊपर उठ के सोचने वाले युवा हमारे बिहार छात्र संसद में जुड़े हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के स्कॉलर्स जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भविष्य में आने वाले नए बिहार को आकार देंगे। बिल्कुल। और अब बिहार छात्र संसद में जिस तरीके से आप पूरी आपकी कई सारी टीमें हैं और कई लोग उससे जुड़ के काम कर रहे हैं, तो आपकी टीम उन युवाओं को कैसे रोजगार के क्षेत्र में या किसी भी स्टार्टअप के प्लेटफॉर्म में किस तरीके से सहायता प्रदान कर सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं रोजगार पे बात करता हूँ, फिर मैं स्टार्टअप पे आऊँगा। तो रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, तो सबसे पहले तो उसे ये नहीं पता होता है कि हमें किस किस फील्ड में इस सब्जेक्ट के साथ हम जा सकते हैं। मोस्टली यूथ्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम्स में चले जाते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तो और ये गैप जो हमने क्रिएट किया है, मैं कहूँगा कि ये गलती हमारी भी है, क्योंकि मैं आज पास आउट हूँ, आज मैं सक्सेस हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे अपने आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है जो अभी ग्रेजुएशन करके पास आउट होने वाली है, उनको गाइड करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, जो कहीं ना कहीं हमारे समय से ये मिसिंग हो गया था। मुझे खुद जॉब लेने में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर खुद से ही सब कुछ देखना पड़ा। तो मुझे लगता है कि जब एक युवा ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है, तो उसे उसके कैरियर में क्या क्या ऑप्शन है पढ़ाई के बाद, वो जानकारी अगर होगी तो वो उसके हिसाब से अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में जाकर जॉब उसको आसानी से मिल जाएगी। दूसरी बात रही स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप का कल्चर भी बहुत खुशी है मुझे बताते हुए कि बिहार के अंदर भी युवा स्टार्टअप के अंदर बहुत ज़्यादा ही रम गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1 दशक के अंदर हम 50 बड़े स्टार्टअप बिहार से दे सकते हैं। और बिहार के बहुत ऐसे
हमारे जानने वाले हैं जिस ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े स्टार्टअप को लीड कर रहे हैं CTO CEO COO के पोजीशन पे। तो मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप के थ्रू भी बिहार सरकार की परियोजनाएं भी स्टार्टअप को लेकर काफ़ी फेवरेबल हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा अंबार बिहार के अंदर भी देखने को मिलेगा, जो सक्सेसफुल स्टार्टअप से काफ़ी रोजगार देने का काम करेंगे। हाँ बिल्कुल। और अभी जिस तरीके से काफ़ी सारे लोग बिहार के बारे में कहते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, और कहीं ना कहीं वो उसी वजह से कहते हैं कि दूसरे शहर में जाके वो प्लान करते हैं, दिल्ली हो गए, बड़े शहर जो होते हैं उसमें प्लान करते हैं। तो इसको देखते हुए आप बिहार का आने वाला जो भविष्य, उसमें आप रोजगार के दृष्टिकोण से आप क्या बेहतर करना चाह रहे हैं? देखिए, बिहार के अंदर रोजगार नहीं, ये सच्चाई है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात अगर करता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर की एक लिमिटेशन है, वहाँ वो लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं। अब रही बात प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में अगर मोस्टली हम देखेंगे तो बैंकिंग फाइनेंस के अंदर जॉब होती हैं बिहार के पास। लेकिन अगर हम उसके अलावा देखें तो वैसा कोई हमारे पास ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर बिहार के अंदर हमें रोजगार को ज़्यादा से ज़्यादा लाना है, बिहार सरकार भी अपने हिसाब से जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो कोशिश कर रही है। उसके अलावा भी जो सक्सेसफुल बिहारी हैं, उन्हें ज़रूरत है कि वो बाहर अपने उद्योग को जो सक्सेसफुल मॉडल से चला चुके हैं वो वापस बिहार आएँ और बिहार के अंदर भी उसी मॉडल पे काम करें, ताकि बिहार के भी बेटों को बिहार के अंदर नौकरी मिले। और मुझे लगता है कि आने वाले दशक में बिहार काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगा। लोग ने एक बार नैरेटिव बना लिया है, नेगेटिव नैरेटिव सेट हो गई है बिहार को लेकर पिछले 10, 15, 20 सालों में, वही नैरेटिव आगे भी चल रही है। लेकिन जो सक्सेसफुल हैं, जो बिहार से हैं, उन्हें बताना पड़ेगा कि वी आर प्राउड बिहारी। और मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हम बिहार के अंदर बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ बदलता हुआ देख सकते हैं। अब बिल्कुल, आप जिस तरीके से अभी बता रहे थे अंकित जी कि हमारे बिहार का जो इतिहास है एक अलग रही है और काफ़ी यूनिक रही है। तो अंकित जी, यहाँ पे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की राजनीति का एक अलग गेम रहता है। बिहार की राजनीति का कहीं कि हमेशा उठापटक देखने को मिलता है। तो इस बिहार की राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति एक बहुत ही ऐसा विषय है जिस विषय पे थोड़े शब्दों में कह पाना वो बिल्कुल हास्यास्पद होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में, आने वाले 5-10 सालों में हम बहुत परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलेगा। और पढ़े लिखे लोग जो राजनीति के अंदर अब एक्टिव हो रहे हैं, IAS IPS सब लोग अब आ रहे हैं राजनीति के अंदर, समाज का परिवर्तन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, युवाओं को मार्गदर्शन देने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है एक लंबी फौज आने वाले 10 सालों में खड़ा होगी, जो बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक भूचाल लाएगी। बिल्कुल। और हमने राजनीति की बात की, अब हम बिहार के टूरिज्म की अगर बात करें तो अब बिहार में कई ऐसे ऐतिहासिक धरोहर हैं। हम दिल्ली में भी अब हम आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं और इंटरव्यू कर रहे हैं, और हम लोग टूरिज्म पे काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट बिहार को लेके देखते हैं। जिस तरीके से भी हमारे उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा था और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जाके कुंभ में स्नान किए हैं, तो उस प्रोस्पेक्टिव से अब बिहार को एक टूरिज्म के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में टूरिज्म का काफ़ी बड़ा स्कोप है और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी प्रयास किया है पिछले 10 सालों में। क्योंकि मैं 10 सालों की अगर बात करूँ कि 10 सालों से एक ऐसा समझ मेरा भी विकसित हुआ है जहाँ मैं टूरिज्म को समझ पाता हूँ अच्छे तरीके से। तो मैंने देखा है कि सरकार ने काफ़ी बजट एलोकेट किया है टूरिज्म को। और पिछले साल की न्यूज़ में एक कटिंग भी मैंने देखी थी कि गोवा से ज़्यादा टूरिस्ट का फुटफॉल बिहार में हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम बिहारियों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि टूरिज्म भी एक बिजनेस है, एक सेक्टर है जिसको डेवलप करने से कहीं ना कहीं बिहार को मजबूती मिलेगी। और सरकार इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, आप दिल्ली की आपने चर्चा की, यहाँ भी हमने टूरिज्म के काफ़ी सारे मेट्रो वगैरह में हम लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आज का जो समय है वो ब्रांडिंग का समय है। तो हमें ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, हमें ब्रांडिंग करके लोगों को बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ बिहार, हाउ वी कैन लुक अपॉन द बिहार टूरिज्म। और फिर उन्हें इन्वाइट करना पड़ेगा। और टूरिज्म के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, होटल्स होने चाहिए, आने जाने का एक अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। पटना तक एयरपोर्ट से आ जाते हैं तो बाकी टूरिस्ट जो हैं वो उस प्लेस पे पहुंचने के लिए उनके लिए क्या कम्युनिकेशंस के माध्यम, बिल्कुल लोकल में भी लोग कितने सपोर्टिव होने चाहिए, ये सब चीज़ों पे भी गवर्नमेंट को पैरेलली वर्क कर रही है और करनी चाहिए। और हम लोगों का एज ए सोसाइटी भी दायित्व है कि हम जहाँ बैठे वहाँ बिहार के टूरिज्म को लेकर प्रमोट करें। बिल्कुल। और अब बिहार के टूरिज्म की हम लोग बात कर रहे थे, अभी रिसेंटली में हमारा जो राजगीर पे टूरिज्म पे काफ़ी सारा हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा वहाँ पे
एक प्लेस को बहुत ही बेहतर कर दिया है, जहाँ पे कि वहाँ पे एक स्टेडियम भी देखने को मिला और वहाँ पे एक जो ग्लास ब्रिज है, सफारी है। आज कोई भी बाहर का भी, जैसे हम लोग दिल्ली में काफ़ी सारे लोगों से सुनने को मिलता है कि बिहार में अगर घूमना हम पसंद करते हैं तो राजगीर का जो ग्लास ब्रिज है, सफारी, ये सब घूमना लोग पसंद करते हैं। तो कहीं कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर अच्छा काम कर रही है और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया है। आप वाल्मीकि नगर घूम सकते हैं, काफी सुंदर जगह है। बिल्कुल, वहाँ पे बोध गया हम लोग घूम सकते हैं। बोध गया घूम सकते हैं। तो ऐसे अभी और टूरिज्म डिपार्टमेंट काफी अच्छे से इन चीजों को प्रमोट भी कर रही है अपने वेबसाइट और बाकी चीजों के माध्यम से। बिल्कुल, और रिसेंटली में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का शिलान्यास करवाया था, तो वहाँ पे भी आप घूम सकते हैं। वो एक ऐतिहासिक धरोहर है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है टूरिज्म के अंदर, और मैं बोलूँगा भी कि आप लोग आइए, एक बार बिहार को घूमिए, बिहार को देखिए, बिहार को समझिए और अपना रियल परसेप्शन जो हो बिहार के लिए वो आप फिर लोगों को बताइए। बिल्कुल, और अगर आप घूमना चाहते हैं तो बिहार जरूर विजिट करिए एक बार, और जो भी जितने भी ऐतिहासिक जगह रही है वहाँ पे जरूर जाके घूमिए। आपका जो विचार उस बिहार जाने से पहले है वो बिहार जाने के बाद नहीं रहेगा, तो आप जरूर बिहार जाके विजिट करिए। काफ़ी ऐतिहासिक धरोहर आपको देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली मैं एक सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं, जहानाबाद की एक कोई केवी की जो प्रोफेसर है, वहाँ की जो टीचर थी, उन्होंने बिहार के बारे में काफ़ी कुछ अपशब्द बोले थे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनकी मानसिकता है, वो उनका नज़रिया है देखने का। हर चीज़ों का अपना एक नज़रिया होता है, एक पहलू होता है। मतलब मेरा बचपन से एक अप्रोच रहा है कि मैं हर चीज़ों को जब देखता हूँ तो उसके अंदर से पॉजिटिव चीज़ निकालने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। तो आपने जो वीडियो देखा, जो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, अब आपको पता है बहुत सारे चैनल्स तो केवल इसलिए वायरल कर रहे हैं ताकि वो बिहार का एक निगेटिव इमेज नैरेटिव वापस से बना सके। बिल्कुल। लेकिन आज उसी बिहार में 13 करोड़ 15 करोड़ जनता रह भी तो रही है। बिल्कुल। तो एक के बोल देने से पूरा बिहार नहीं खराब हो जाता है, एक के कह देने से पूरा बिहार का इमेज नहीं खराब हो जाता है। वो उनका सोच है, उनका नजरिया है। बिल्कुल, और बिहार की अगर हम इतिहास की बात करें तो गुप्त काल से लेके मौर्य काल से लेके हर चीज, और शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय जो कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाती थी, जहाँ फॉरेन के लोग भी पढ़ने आते थे, और हमारे भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं वो भी हमारे बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार से, और बिहार के कहीं कि आज बिहार के लोग काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म पे आईएएस हो गए, यूपीएससी के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो और किसी भी जजमेंट से आप लोगों को जज करते हैं, किसी भी क्षेत्र को जज करते हैं, तो ये कहीं कि मुझे सही नहीं लगता है। तो आप किसी की जजमेंट तभी करें जब उनके बारे में आप खुद परिचित हो। अंकित जी, बिल्कुल आपने सही बताई, और बिहार के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुनने को मिलती, लेकिन उनके कुछ भी पॉजिटिव पॉइंट रहे हैं। अब मेरा सवाल ये कि आप जिस तरीके से युवाओं के बारे में बात कर रहे थे, आज कहा जाता है कि भारत देश में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी है, 62%, और हमारे देश की आबादी 142 करोड़ के समथिंग पहुंच गई है। एक युवाओं के लिए आप अपने प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से सही मार्गदर्शन दे रहे हैं? देखिए, जब हम हमारा जो बहुत सारा कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग विषयों को छूते हैं जो युवाओं के लिए काफ़ी ज़रूरत वाला है। अब जैसे हम स्टार्टअप की भी बात करते हैं, हम मीडिया की भी बात करते हैं, हम लॉ की भी बात करते हैं, हम पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। तो एक जो हमें लगता है कि जब एक युवा ग्रेजुएट होकर निकल रहा है तो उसे सब कुछ की जानकारी उतनी होनी चाहिए जितना एक समाज में उसकी जरूरत है। अगर आज आपको नौकरी लग जा रही है 15 लाख रुपए के पैकेज की, अब आपको टैक्स भरने का पता नहीं है, ठीक है, आप डर रहे हो कि कैसे टैक्स फाइल करें। मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ कि टैक्स कैसे भरना है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन मेरा मानना है कि जब एक युवा ग्रेजुएट होकर निकल रहा है तो उसे पता होना चाहिए टैक्स क्या है, कैसे भरना है। उसके लिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। एक युवा जब ग्रेजुएट होकर निकल रहा है तो उसे उसके बेसिक राइट्स पता होने चाहिए, ताकि वो पुलिस स्टेशन जाने पर डरे नहीं, उसे अपने राइट्स की जानकारी हो। तो आज का युवा क्या है कि वो एक प्रोफेशनल स्टडीज में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि उसे समाज में और जो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसकी जानकारी थोड़ी कम है। तो बिहार छात्र संसद ऐसा एक मंच है जहाँ पे उन चीज़ों के लिए भी हम युवाओं को थोड़ी जानकारी एक विटामिन की तरह दे रहे हैं, ताकि वो जब ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट होकर जब निकले तो उनके पास एक समाज में एक वेल इक्विप्ड यूथ की तरह वो सबके सामने नजर आए। बिल्कुल, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि एक युवाओं को एक सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। और कहा जाता है कि कोई भी देश में जिस भी युवा, कोई भी देश के अगर कोई भी युवा जिस ओर चलते उसका पूरा प्रारूप देश का उसी ओर चलता है। और हमारे देश के एक सब महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे कि अगर आप मुझे 100 युवा देंगे तो हम उस देश की दशा को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे, और युवा ही कहीं किसी भी देश की भविष्य होती है। अंकित जी, मेरा अगला सवाल है, आप युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और स्टार्टअप और रोजगार पे काम कर रहे हैं। अगर हम महिलाओं और छोटे बच्चों की बात करें तो उनके लिए आपका ये प्लेटफॉर्म बिहार छात्र संसद किस तरीके से सहयोगी है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शुभम जी कि हम
युवाओं के लिए मैं नहीं काम कर रहा हूँ, तो युवा ही अपने लिए काम कर रहे हैं। जब वो कॉलेज की पढ़ाई में है, मैं उन्हीं युवाओं में से कुछ युवाओं को निकालता हूँ, ढूंढता हूँ, और फिर उन युवाओं के द्वारा ही हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये मंच जो है वो युवा ने तैयार किया है, युवा ने ही उसको चला रहे हैं, और आगे ये इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। जहां तक आपका सवाल है कि हम महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, तो महिला में भी जो फीमेल, जो यूथ फीमेल है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो हम इक्वली यूथ जो है वो एक अलग कम्युनिटी है, और वो कम्युनिटी ना किसी कास्ट से ना किसी रिलीजन से ड्राइव होता है, और काफी एक फ्रूटफुल रिजल्ट है। जहां तक बच्चों की बात रही, तो मैं बताना चाहूंगा कि पटना के अंदर में बिहान फॉर यू फाउंडेशन के साथ हमारा कोलैबोरेशन में वीकेंड में हम स्लम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वहां पे हमने भी काफी पॉजिटिव चेंजेस देखे। वही यूथ जो बिहार छात्र संसद से जुड़े हैं, जो हम अभी मैंने आपसे बात भी की, कैंपस टू कम्युनिटी की बात, तो समाज के अंदर उनकी एक जिम्मेदारी है। अगर वो बच्चे को पढ़ाकर अगर हम निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे, और छोटी बहुत सफलता ही मिलेगी तो हमारे जैसे एक मंच के लिए एक बड़ी सफलता है। बिल्कुल। आप युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, डिजिटलाइजेशन का एरा चल रहा है, कोविड के बाद काफी ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे आए हैं, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, और उससे ज्यादा कहीं कि हमें आज निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो आप आज सोशल मीडिया को लेकर यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज हम 2025 में बैठे हैं यहाँ पे, बिल्कुल, तो सोशल मीडिया को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं, इसकी अपनी एक उपयोगिता भी है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल, अगर हम किसी भी टूल को अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उसका मुझे एक्सटेंट पता होना चाहिए कि कितने हद तक मुझे जाना है, कितने हद तक उसको यूज करना है। बिल्कुल। तो रही बात सोशल मीडिया की, तो मैं यूथ को बोलूंगा कि देखो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। हाँ। और जब आप पढ़ाई कर लिए, मतलब दिन में 24 घंटे में आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो 4 घंटे आप फोन से दूर रहो, उसके बाद फिर आओ थोड़ी देर, फिर तो आपको प्रायोरिटी खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। अब आजकल क्या हो रहा है, जो एक यूथ के अंदर पैटर्न है, वो दिन भर वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, बिल्कुल, और शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी रील्स वगैरह चल रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं उनके जो प्रोडक्टिव टाइम है उसको वो कंज्यूम कर रही है, और कहीं ना कहीं इससे एक भारी नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन एक खुशकिस्मती की बात ये भी है कि अब रील्स में भी कुछ प्रोडक्टिव चीजें आने लगी हैं, तो शायद कहीं वो युवाओं को भटकने से रोकने का भी काम कर रही हैं। बिल्कुल। आपकी प्लेटफॉर्म काफी अच्छा काम कर रही है, और आपकी नज़र में बिहार छात्र संसद अभी तक में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हासिल की है? बिहार छात्र संसद की अगर हम सबसे बड़ी उपलब्धि कहेंगे, तो बिहार छात्र संसद की एकमात्र उपलब्धि है कि सारे युवा इस मंच से जो भी जुड़े हैं वो जी जान से जुड़े हैं, और वो कोई भेदभाव नहीं, किसी चीज को नहीं सोचते हैं, और बिहार की बात आती है तो वो एक पैर पर खड़े होकर बिहार के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाने को तैयार होते हैं। बिल्कुल। और अभी आपका आने वाले 5 सालों में आपका विजन क्या है बिहार छात्र संसद के लिए? ठीक है, बिहार छात्र संसद का एक जो विजन था उसमें यही था कि एजुकेटेड यूथ मस्ट कम इन द पब्लिक लाइफ। पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। और हम देखेंगे तो बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो राजनीति के अंदर, सामाजिक परिवर्तन के अंदर बहुत सारे यूथ, जो एजुकेटेड यूथ है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे आ रहे हैं। तो हमारे भी मंच से बहुत सारे युवा ऐसे जुड़े हैं जो आने वाले समय में सोशली पॉलिटिकली एक्टिव होकर काम करेंगे, और उनको कहीं ना कहीं बिहार छात्र संसद अपने नेटवर्क के थ्रू हेल्प करेगी, और उन्हें ग्रो करने में। किसी के पास अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो क्या वो पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता है? ऐसे बहुत उदाहरण है। हम वैसे लोगों को भी मंच पे लाते हैं ताकि युवाओं को पता चले कि इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कॉर्पोरेट में ये जॉब कर रहे थे, आज ये एमएलए है, मिनिस्टर है। तो वैसे लोगों को हम लाकर युवाओं को बताते हैं कि आप भी कर सकते हो, और समाज में आपकी भी जिम्मेदारी है। और हर कोई राजनीति में आए ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन वो जिस फील्ड में जाए, कॉर्पोरेट के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ वो एक लीडरशिप की भूमिका में कैसे आ सकते हैं। तो वो गाइडेंस हम बचपन से, स्टार्टिंग से, मतलब ग्रेजुएशन से, 10th में, 8th में, हम जो धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, वही जाके आगे हमारा काम आता है। तो इसीलिए वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग है। बिहार छात्र संसद एक युवाओं को वो ट्रेंड करने का काम कर रही है, ताकि वो आने वाले समय में अपने बिहार को लीड कर सके। बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी अंकित जी आपका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, और हर वर्ष कहीं ना कहीं कोई भी मंच एक तैयार करते हैं, सबमिट करवाते रहते हैं हर साल की तरह। और जहाँ तक मैंने आपका मैसेज देखा था, तो आप रिसेंटली में कोई सबमिट करवा रहे, तो आपका ये उद्देश्य क्या है, और आने वाले सबमिट में लोगों को क्यों आना चाहिए?
देखिए, अभी हमारा लीडरशिप समिट कार्यक्रम का आयोजन होना है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में। और मैं युवाओं को बस यही बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम करने का पर्पस भी बहुत साफ है कि दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कि कम से कम 20-25 हज़ार युवा हैं जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि 50,000 से ऊपर यूथ्स हैं जो जॉब के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनकी एज 35 से बिलो है। उसके ऊपर के भी लोग हैं, मतलब अगर परसेंटेज की बात करें तो दिल्ली के अंदर 35% वोटर्स ही बिहार के हैं। तो कहीं ना कहीं बिहारियों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें अपने बिहार को अगर मजबूत करना है तो जो बिहारी बिहार से निकलकर बाहर मजबूत हो चुके हैं उन्हें वापस बिहार लेकर जाने की ज़रूरत होगी। और जब वो अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, थोड़ा थोड़ा बिहार के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं जब भी यूथ हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं बोलता हूँ कि देखो, आपको कोई 24 घंटे बिहार छात्र संसद के लिए कुछ करना नहीं है। जब आपके पास फ्री टाइम होता है आप कुछ रिसर्च कर लो बिहार के लिए, तो वो हम अपने पेज पर डाल देंगे। आप कुछ एक वीडियो बना लो बिहार के लिए, जो लगता है कि एक प्रोडक्टिव वीडियो तैयार हो सकती है जिससे किसी को फायदा हो सकता है, बीपीएससी के एस्पायरेंट्स को फायदा हो सकता है। तो हम वैसे वैसे अपील करते हैं युवाओं को, ताकि उनकी पढ़ाई भी चलती रहे और बिहार के लिए उनके अंदर वो सोच भी पैदा हो कि हमें बिहार को बेहतर बनाना है। बिल्कुल। और दोस्तों, अब मैं बता दूं कि यहाँ पे बिहार छात्र संसद का एक समिट होने वाला है जो 22 मार्च को न्यू दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में होने वाला है। अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे क्यूआर दिख रहा होगा, उस पर जाके आप स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उस समिट के लिए। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप जरूर आइए, आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा और आपको एक अलग प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और अंकित जी, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी छात्र इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, हमारा वेबसाइट भी है, हमारा सोशल मीडिया पे भी हर जगह प्रेजेंस है, इवन हम लिंक्डइन तक भी हैं। तो अगर यूथ्स कहीं भी गूगल पे डालेंगे बिहार छात्र संसद, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो चले जाएं, या तो वो मैसेज कर दे, हमारी टीम काफी एक्टिवली उस पर इंगेज रहती है सोशल मीडिया पे, वहां से उनको रिप्लाई आ जाएगा। हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर भी शेयर है, व्हाट्सएप कर दे, वहां के थ्रू उनको जोड़ लिया जाएगा। और हम लोग काफी कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, कंस्ट्रक्टिव बातें करते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई यूथ आएगा तो वहाँ गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग ही देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे काफी लिमिटेशंस होते हैं और जब काम की चीजें होती है केवल वही हम शेयर करते हैं, ताकि मिनिमल डिस्टर्बेंस हो यूथ्स को और उनकी जो रियल रिक्वायरमेंट हो उस पर हम ज्यादा काम कर सकें। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी युवा इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे इनका क्यूआर भी दिख रहा होगा, वहां से भी जुड़ सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके सारे वेबसाइट और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है आप वहां से जाके इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अंकित जी, हमारा सवाल यहीं तक था। भी हमारा रैपिड फायर राउंड स्टार्ट होता है यहाँ से और आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। तो अगर आपको मैं बिहार को 1 वर्ड में डिफाइन करने के लिए बोलूंगा तो आप बिहार को 1 वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे? बिहार माँ है। बिहार माँ, वेरी गुड। बिहार छात्र संसद बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? भारतीय छात्र संसद के मंच से। भारतीय छात्र संसद के मंच से, ओके। एक शब्द में बिहार छात्र संसद का लक्ष्य? बिहार छात्र संसद का लक्ष्य पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में लाना। ओके। आपका रोल मॉडल कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है? स्वामी विवेकानंद ने उस उम्र में अपने देश को लीड करने की कोशिश की जिस उम्र में आज के युवा भटक रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के किताबों को पढ़ने से आपको इतनी तो ज्ञान हो जाएगी कि हमें सही रास्ते पे कैसे चलना है, जिससे हम खुद का भी भला कर सकते हैं। खुद का करेंगे तो फिर परिवार का भी भला होगा और परिवार के बाद फिर हम समाज का भी भला कर सकते हैं। बिल्कुल। और अंकित जी, आप बिहार से बिलोंग करते हैं और एक तरीके से आप भारतीय छात्र संसद के जो फाउंडर भी हैं और कहीं की राजनीतिक प्रोस्पेक्टिव से आप काफी अच्छा काम करें कि युवा को एक सही दिशा दिखा रहे हैं। अगर आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो आप मुख्यमंत्री बन के क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शिक्षा को सुधारना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक शिक्षित जो मन होता है ना वो सबसे मजबूत होता है। और जब शिक्षा का स्तर हम बहुत बेहतरीन बना पाएंगे तो हम सारे जो हमारे बंधन है, जाति धर्म मजहब और भी जो सारी समस्याएं हैं, उन सारे समस्याओं को उस बुद्धि से हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी पे एक महान पुरुष हमारे जो संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो कहीं कि ये बात तो बिल्कुल सही है। और बिहार में आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है? देखिए, अब ये बहुत ही मतलब ऐसा सवाल है कि ये हर बिहारी युवा के मन में कोसता होगा, क्योंकि जब तक पढ़ाई की उम्र होती है 12th,
तब तक वो पढ़ाई में लगा रहता है और गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और जब 12th के बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने का समय आता है, जब वो पढ़ाई करते हुए घूम सकता है, हाँ। तो वो बिहार को छोड़ देता है। ये ज्यादातर युवा की, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और मैं अपने मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, मैंने वैशाली भी नहीं घुमा है। अच्छा। ठीक है, और अभी जब छोटे छोटे समय के लिए जब घर पे जाता हूँ तो जिम्मेदारी, व्यस्तताएं और बाकी चीजें होती हैं कि अभी भी समय नहीं मिल पाता है। तो फेवरेट प्लेस तो फिर मेरा गांव है, क्योंकि मेरा वहीं ज्यादा समय बीतता है। ओके, आप एक युवा हैं और काफी हैंडसम भी है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? कोई गर्लफ्रेंड नहीं, अब शादी करने की उम्र आ गई है, आप लोगों को बुलाएंगे शादी में। ओके, तो जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं इनकी शादी का आप वेट करिएगा, आपको भी इनविटेशन मिल जाएगा। तो चाय और कॉफी में आपको क्या पसंद है? मैं दोनों पी लेता हूँ। ओके, और अंत में मेरा सवाल है कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सके? देखिए, मैं बिहार के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो जिम्मेदारी है, जब आप कॉलेज के अंदर है, पढ़ाई करनी आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप ईमानदारी से करिए। जो एक्स्ट्रा समय मिलता है उसके लिए बिहार के लिए चिंतन करिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के लिए सोचेंगे नहीं तो उसके सॉल्यूशन की तरफ भी नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने भी 19 साल की उम्र में इस मंच की स्थापना की, तो मैंने बस थोड़ा बहुत सोचा था, मुझे लगा करना चाहिए, मैंने करना शुरू कर दिया। इट्स जस्ट लाइक कि एक कॉन्क्लेव है जहाँ युवा आएंगे, बातों को सुनेंगे, समझेंगे। धीरे धीरे फिर मेरी भी सोच मैच्योर होती चली गई, प्लेटफॉर्म पे और भी लोग जुड़ते चले गए। तो हम इसके साथ ही हमारे प्लेटफॉर्म भी अलग अलग वाइब्रेंट तरीके से काम करना शुरू किया। हमने इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को भी इन्वाइट करना फिर शुरू किया। हमें लगा कि और भी अलग अलग फील्ड से लोगों को बुलाना चाहिए, तो हमने स्पोर्ट्स से भी, स्टार्टअप से भी, हर तरीके के लोगों को हमने बुलाया, ताकि हमारे बच्चों को एक डिफरेंट फील्ड्स का भी नॉलेज हो। और जब आप सोचेंगे तब आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको लगातार, मैं कहूँगा कि हर दिन आप सोचो, खुद के लिए सोचो कि आप गांव पे जाके कैसे अपने जीवन को यापन कर सकते हो, बेहतर जीवन कैसे बना सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर इतना भी हम अगर डेली सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आने वाले 5-10 सालों में बहुत सारे युवा वापस बिहार जाएंगे और बिहार को बदल के रखेंगे। बिल्कुल। और अंकित जी, हमारा सवाल यही तक था और काफी अच्छा जो था, आपसे काफी कुछ यहाँ पे युवाओं को सीखने को मिला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से युवाओं के लिए काम करते रहिए, और आपके प्लेटफॉर्म पे जो भी युवा जुड़ना चाहते हैं वो वहाँ पे जो लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उनसे जुड़ जाएंगे और आपके साथ यानी कि बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ेंगे और काफी अच्छा काम करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से आगे काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि एक कोर्स की मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं भी एक कोट्स बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के जितने भी लोग हैं उनके लिए कहूँगा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हम बिहारियों की मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। बहुत जबरदस्त अंकित जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। और मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, शुभम को सपोर्ट करें, इनके यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे लगता है कि एक युवा ही दूसरे को अगर सपोर्ट करेगा, हम लोग एक दूसरे को एक कम्युनिटी की तरह अगर हेल्प करेंगे, तो एक दूसरे को मदद करके हम एक दूसरे को आगे पहुँचा सकते हैं। वी आर ए कंज्यूमर, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। 14 करोड़ 15 करोड़ बिहार के लोग हैं। अगर 15 करोड़ बिहारियों ने अगर शुभम के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो शायद वो इस चैनल के माध्यम से जो अर्न करेंगे उससे वो बहुत सारे अलग अलग काम भी कर सकते हैं। ये बस सोचने की जरूरत है। थैंक यू सो मच अंकित, और आपका बहुत बहुत थैंक यू शुभम, थैंक यू।